गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई कैसी चल रही सबकी? अच्छी चल रही है? चलो ठीक है। तो बच्चों आज लाए हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17। और लास्ट क्लास में मैंने कुछ डेरिवेशंस कराए थे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। जैसे पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण वहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। वो चीज़ मैंने कराई थी KQ/R²। कोई अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है, उस इनफाइनाइट वायर के कारण उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दूर किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2K/λ/R। ये मैंने आपको गॉस थ्योरम से कराया था। उसके बाद में स्पेयर डिस्कस किए थे, और स्पेयर में भी मैंने आपको चारों स्पेयर डिस्कस किए थे, ठीक है ना। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो और सॉलिड, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और मैंने आउटसाइड, इस स्पेयर के आउटसाइड पॉइंट पर, इस स्पेयर के सरफेस पर, इस स्पेयर के इनसाइड पॉइंट पर और इस स्पेयर के सेंटर पॉइंट पर, यहाँ मैंने चारों पॉइंटों पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था कि कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और लास्ट में मैंने जाके इनके ग्राफ भी बनाए थे। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से मैंने इनको क्लियर किया था, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी तक आपने जो डेरिवेशन किए थे, क्वेश्चंस किए थे, वो सारे यूनिफॉर्म का केस था। मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस केस में उस तरह से हम उनको अप्लाई कर सकते हैं उन फॉर्मूलों को, ठीक है ना। यदि कोई केस ऐसा आ जाए, और आता ही है, ऐसा केस आता ही है एडवांस और मेंस में, और हो सका तो नीट में भी आ जाता है, ठीक है। नीट में चलो ठीक है, फॉर्मूला बेसिस भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मेंस और एडवांस में बात करेंगे ना, तो वहाँ तो 101% नॉन यूनिफॉर्म का केस आएगा। क्योंकि क्वेश्चन को उनको डिफिकल्ट बनाना होता है, ट्रिकी बनाना होता है। तो ट्रिकी आप ऐसे तो बना नहीं सकते कि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन दे दिया, ऐसा तो कभी एडवांस में मिलेगा ही नहीं, सोचना भी मत इस चीज़ को, ठीक है ना। वो तो अपन प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि चार्ज हर जगह बराबर नहीं बटा हुआ है, ठीक है। इट इज डिपेंडेंट टू रो, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमें आज देखनी है। क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चालू करें। तो माय नेम इज अक्षय, और ये खूबसूरत सा चैनल आपका फिजिक्स का कीड़ा। और जिन्होंने अभी तक बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों स्टार्ट, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी में सबसे पहली हेडिंग लगाइए, ठीक है। देखो सिलेंडर की भी डेरिवेशन करना है आज, ठीक है। सिलेंडर का भी डेरिवेशन कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक अपने पास कोई इस तरह से स्पेयर दिया हुआ है बच्चों, आराम से समझेंगे इसको। इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगाऊंगा मैं और इजीली समझाऊंगा, ठीक है। कि कोई अपने पास स्पेयर है, और कौन सा स्पेयर है ये भी लिख रहा है। देखो इससे पता चल गया होगा, मैं जब ये बना रहा हूँ लाइन है तो कौन सा स्पेयर होगा, सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड में भी कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, ये अपने पास, ठीक है। और चार्ज जो है अंदर बटा हुआ है और नॉन यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तभी पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। यूनिफॉर्मली बटा होता तो कोई जरूरत ही नहीं होती, फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट कर देते। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, और इस स्पेयर की जो रेडियस है वो गिवन है अपने को, दैट इज द कैपिटल आर। कितनी है, कैपिटल आर। आर यू गेटिंग दिस? अब इसके बाद बात करें, क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन में ये कहा है कि इसका जो चार्ज है जो नॉन यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ये तो बता दिया, और किस तरह से बटा हुआ है वो भी बताया इसने। रो इक्वल टू रो नॉट आर, इट इज डिपेंडेंट टू आर। जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिपेंडेंट टू आर। डिस्टेंस के साथ जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे आप ये सेंटर है और सेंटर पे बात करोगे तो सबसे मिनिमम चार्ज होगा, ठीक है। तो आर बढ़ी तो चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे आगे जाओगे तो और चार्ज बढ़ेगा, यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, और सरफेस पे जाके इस स्पेयर के चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से रो इक्वल टू रो नॉट आर, ये डिपेंडेंट कॉल, ठीक है। अब बात करें आगे कि हमें वही चार कंडीशन देखनी है। एक कंडीशन है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू कैपिटल आर। सेकेंड कंडीशन है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। थर्ड कंडीशन है स्मॉल आर इज लेस देन टू कैपिटल आर। एंड फोर्थ कंडीशन है स्मॉल आर इज इक्वल टू 0।
ये चारों जो कंडीशन है, एक है अपनी आउटसाइड पॉइंट पर, एक है अपनी सरफेस पॉइंट पर, और एक है अपनी इनसाइड पॉइंट पर, और एक है अपनी सेंटर पॉइंट पर। ये चारों पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये समझ में आ रही होंगी ये चीज, ठीक है। अब वो करना क्या है कि सबसे पहले हम आउटसाइड का केस देखते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पर कोई स्फीयर है, उसके आउटसाइड पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म का केस नहीं देखा, यूनिफॉर्म के केस में हम देख चुके हैं, ठीक है ना, KQ/R² होता था, ठीक है। तो यहां से आप चलोगे, कोई पॉइंट है P यहां पे, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, एक गॉसियन सरफेस बना देना इस तरह से। वो तो बनाना ही पड़ेगा गॉसियन सरफेस, तो तभी तो गॉस थ्योरम यूज करोगे इसमें। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से आपको क्या बना देना है, गॉसियन सरफेस बना देना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि देखो, आप वही फॉर्मूला लगेगा जो अब तक लगाते आए हो, इंटीग्रेशन E.dA इज इक्वल टू सिग्मा QN Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अपन यूज करते थे और ये फॉर्मूला अभी भी यूज होगा, ठीक है। अब बात क्या है कि देखो बच्चों, E की कोई दिक्कत नहीं है, DA की कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप समझ लो इस चीज को, आपको मैंने पहले भी कहा था कि कोई स्फीयर यदि गॉसियन सरफेस मानते हो तो इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो E.4πr², और वैसे भी करना चाहो तो वैसे कर सकते हो कि आप कोई भी एलिमेंट लोगे, जहां पे लोगे मान लो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और DA की डायरेक्शन भी इधर। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से E और DA की डायरेक्शन एक है तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हर पॉइंट पर, हर एलिमेंट पे बात कर लो आप, थीटा कांस्टेंट है, 0 ही है, ठीक है, और E भी कांस्टेंट है, तो E को बाहर ले लोगे, DA का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DA प्लस DA इस स्फीयर का सरफेस एरिया जाएगा, दैट इज द 4πr²। आर यू गेटिंग दिस? लिखने की बात जो आएगी वो आएगी सिग्मा QN की। व्हाट इज द सिग्मा QN? आपको पता है कि Q इनसाइड कितना होता है? Q इनसाइड होता है कि जो आपने गॉसियन सरफेस माना है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, और टोटल चार्ज हमें नहीं पता क्योंकि ये डिपेंडेंट है ρ0r इसके डिस्टेंस पर, ठीक है। ये चार्ज हमें दिया नहीं, कि बोला नहीं Q चार्ज है, ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें दिया है बस कि रो डिपेंडेंट है किस पर, R पर। तो किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों? तो फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है, देखो कि यहां से आप एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, जो इस तरह से एलिमेंट कट कर लिया, और कैसे किया, वो सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके एक रिंग कट की है जिसकी थिकनेस है अपनी dx और इस पर चार्ज है dq, ठीक है। थिकनेस कितनी है इसकी, dx है, और चार्ज कितना है इस पे, dq है, ठीक है। तो इस एलिमेंट पर हम dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस एलिमेंट पे हमें क्या फाइंड करना है, dq की वैल्यू फाइंड करनी है, और dq की वैल्यू फाइंड करने के बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली हमें इस स्फीयर पर टोटल चार्ज फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं dq की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो व्हाट इज द dq? तो dq हम लिख सकते हैं ρ0dV, ठीक है, ρdV, ठीक है। और इस तरह से लिखते थे, आपने देखा होगा कि dq को लैम्डा dx लिखते थे, dq को लैम्डा da लिखते थे, और इस तरह से dq को ρdV भी लिखते हैं, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो रो की वैल्यू तो हमें पता है, dq इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, ρ0r, और r की जगह x लिख देंगे, ρ0x, x डिस्टेंस दूर बात कर रहे हैं। व्हाट इज द dv? तो dv किस तरह से लिखोगे, dv लिखना है आपको कि जो आपने एलिमेंटल एरिया लिया है, एलिमेंटल रिंग जो ली है आपने, उसका आउटर सरफेस का वॉल्यूम माइनस इनर सरफेस का वॉल्यूम, तो बीच का वॉल्यूम बचेगा नहीं बचेगा, जो आपको ये रिंग दिख रही है, ठीक है ना, जो मैंने लाइन से डॉट कर रखी है, तो इस रिंग का वॉल्यूम चाहिए, इस रिंग के अंदर जो चार्ज है वो चाहिए हमें, dq वही तो है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 4/3 पाई x प्लस dx का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई x क्यूब। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो अब dq की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो dq इक्वल टू ρ0x 4/3 पाई को बाहर ले लो और इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3ab² प्लस 3va²। तो इस तरह से एक्स क्यू प्लस dx का होल क्यू प्लस 3x dx प्लस 3dx x² और माइनस एक्स क्यू लास्ट में बच गया। ठीक है बच्चों, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, दिख रहा है आपको साफ। तो डी क्यू इक्वल टू ρ0x
इंटू 4/3 पाई dx का होल क्यू क्या हो जाएगा, ये एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल थिकनेस है, बहुत छोटी सी लेंथ है, और इसका क्यूब कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक क्या नेगलेक्ट कर सकते हो, इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो, सॉरी बच्चों यहां पर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो हमारे पास केवल ये बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है ना, तो इसको आप लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, इंटू 3dx और x स्क्वायर, 3 से 3 गया, ठीक है, और डी क्यू की वैल्यू देखनी है, तो डी क्यू इक्वल टू रो नॉट और ये 4 पाई एक्स क्यू और डी एक्स, सही है, ठीक है, तो ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, सही है बच्चों, गलत है देखना यहां तक, सही है, और वैसे भी होना भी यही चाहिए था। देखो एक बात बताओ, आपको इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जब छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेते हैं तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, उसका एरिया इनटू उसकी थिकनेस, तो एरिया कितना हो इसका 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसकी थिकनेस dx है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक एक्स तो इसका है ना रो नॉट के साथ, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी की वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे इस चीज को, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट 4 पाई एक्स क्यू और डी एक्स, सही है यहां तक, ठीक है, तो q इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना आएगा इसका, रो नॉट को बाहर ले लो, 4 पाई को बाहर ले लो, एक्स क्यू को करोगे तो एक्स की पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, एलिमेंट कट करना कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से करोगे सेंटर से, और कहां तक कट करोगे, इसके सरफेस एरिया तक कट करोगे जहां तक सरफेस है इसका, ठीक है, तो 0 से कैपिटल आर इसकी लिमिट लग जाएगी, ये 0 से कैपिटल आर इसकी लिमिट लग जाएगी, क्यू इनसाइड तो रो नॉट इंटू 4 पाई इंटू ये आएगा अपना R4/4, ठीक है, और 4 से 4 गया, सही चल रहा है क्या, सही चल रहा है, ठीक है, तो क्यू इनसाइड कितना है अपना, ये आया रो नॉट पाई R4, ठीक है, तो इतना अपने पास इस स्फीयर पर चार्ज है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया बच्चों, कर लिया नोट, चलो तो फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। अब आउटसाइड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी तक हमने क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाली, ठीक है, बाकी हमें पता है सारी चीज़ें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये रो नॉट पाई R4 याद रखना, ठीक है, रो नॉट पाई R4, तो देखिए कि आपको ये तो पता है कि E इंटीग्रेशन दैट इज द dA और थीटा 0 हो गया, सिग्मा क्यू इन कितना आया 4 रो आर क्यू, सॉरी रो R4 आया, ठीक है ना, या रो नॉट R4 आया था, ठीक है, यही तो आया था, ठीक है, x4/4 करेंगे, 4 से 4 गया तो R4, ठीक है, ये आया था अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थीटा तो 0 है ही है, वो तो आपको पता था, dA का आप करोगे E.4 पाई R स्क्वायर 4 रो नॉट R4/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आप यहाँ से देखिए 4 से मैं 4 कट कर रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस, 4 कट हो गया बच्चों, पाई और रह रहा था क्या कहीं, पाई और रह रहा था क्या, देखो रो नॉट 4 पाई, आप यहाँ से दोबारा इंटीग्रेशन कर लो इसका यार, एक्स 4 का अपॉन 4 करोगे तो दैट इज़ द R4, ठीक है, और 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 पाई और रो नॉट था इधर, ठीक है, 4 से 4 कट गया तो रो नॉट पाई R4, ठीक है, तो 4 नहीं कटेगा बच्चा, रो नॉट पाई R4, ये आया था रो नॉट पाई R4, 4 नहीं था कहीं भी, ठीक है, ठीक है, तो 4 नहीं कटेगा, 4 मत काट देना, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से पाई से पाई काट सकते हो, ठीक है, अब E की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो E इक्वल टू आएगा रो नॉट R4/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये आउटसाइड पॉइंट पर जो आपने P माना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है हमें, कितना मिला है, रो नॉट R4/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, आर यू गेटिंग दिस, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं मैं यहाँ से, जो हमें ग्राफ जब करेंगे इसका तो डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है, और वैसे एडवांस में जब इसका ग्राफ आता है ना तो ग्राफ ही ज़्यादातर पूछा जाता है इन क्वेश्चनों का कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है,
तो यहाँ से आप ये देखना कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, ये सबको दिख रहा होगा। तो हमेशा ये याद रखना, चाहे यूनिफॉर्म का केस हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का केस हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज। चाहे रो कैसे भी डिपेंडेंट हो, रो इक्वल टू रो नॉट आर स्क्वायर हो, आर क्यू हो, आर फोर हो, कैसे भी डिपेंडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। पहले भी होता था, यूनिफॉर्म में भी तो ये होता था, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी होता है। हमेशा याद रख लेना, चाहे यूनिफॉर्म का केस हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का। ग्राफ में बहुत काम आने वाला है, अब बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करें इसके सरफेस पॉइंट पे, तो सरफेस पॉइंट पे आराम से आप निकाल सकते हो, कैसे कि आर की वैल्यू सर आर रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर रखोगे तो ई इक्वल टू रो नॉट आर की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये से ये आर 4 स्क्वायर बार कट जाएगा, तो ई इक्वल टू जो आएगा वो आएगा रो नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आपका सरफेस पॉइंट पर, ये आपका किस पर होगा, सरफेस पॉइंट पर होगा, ये आपका आया है आउटसाइड पॉइंट पर। अब बात करते हैं इनसाइड की, ठीक है। तो समझना हो कि इनसाइड पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है यहाँ तक बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। अब बात करें इनसाइड की कहानी, तो इनसाइड की कहानी समझना बच्चों क्या है कि इनसाइड की कहानी में क्या होगा, कुछ नहीं होना है। देखो मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। अब मान लो आप कोई भी आप एलिमेंट कट करते हो, जैसे कि आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है ना, इस तरह से आपका कोई एक स्फीयर है, ठीक है। अब आपको यहाँ से और p डिस्टेंस दूर एक यहाँ पॉइंट है अंदर ही इनसाइड, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं इसको गॉसियन सरफेस बना लूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? अब करना क्या है कि Q इनसाइड, इस फॉर्मूले में Q इनसाइड क्या होता है, व्हाट इज द Q इनसाइड? Q इनसाइड होता है कि जो आपने गॉसियन सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, जो गॉसियन सरफेस है आपका उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड द Q इनसाइड। ध्यान रखना, ठीक है। तो अंदर चार्ज देखना है तो कुछ नहीं करना, आप कैसे करोगे, वही रो वेरिएबल है, तो वही कहानी, यहाँ से x डिस्टेंस दूर जा रहे एक एलिमेंट कट करना है, dx का dx जिसकी थिकनेस होगी dq चार्ज होगा, dq निकालना है, dq निकालने के बाद में इस तरह से सॉल्व करना है। तो dq बच्चों यही आना है, dq यही आना, आप सॉल्व करना, dq वही तो आएगा, x डिस्टेंस दूर जाके, जैसे मान लें यहाँ से x एलिमेंट जाके किया, फिर dq फाइंड किया, तो dq यही आना है। बस क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, वो ये होगा कि आप जब इंटीग्रेशन करोगे ना dq का, और यहाँ पे भी रो नॉट 4 पाई एक्स क्यू डी एक्स, तो जब ये इंटीग्रेट होगा यहाँ से, तो इंटीग्रेट में पहले आपने जो लिमिट लगाई थी वो लगाई थी 0 टू कैपिटल आर, क्योंकि आपको टोटल चार्ज चाहिए था स्फीयर पे। क्यू इनसाइड क्या था, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज था वो पूरा स्फीयर अंदर था ना उसके, तो स्फीयर पे पूरा टोटल चार्ज था, वही तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज था, ठीक है। लेकिन इस बार कहानी दूसरी है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, पूरा चार्ज नहीं है, पूरा स्फीयर का कुछ ही चार्ज है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 टू स्मॉल आर। आप एलिमेंट यहाँ से काटना स्टार्ट करो, यहाँ तक कट करना है, तब हमें क्यू इनसाइड मिलेगा। तो आपकी लिमिट जो हो जाएगी 0 टू स्मॉल आर, बस ये चेंज होगा और कुछ नहीं होगा इनसाइड की कहानी। तो डी क्यू का करोगे तो क्यू रो नॉट बार 4 पाई बार, एक्स क्यू का करोगे तो एक्स की पावर 4/4, लिमिट लगेगी 0 टू स्मॉल आर। तो आप इसको लिखोगे तो क्यू इक्वल टू रो नॉट इंटू 4 पाई, और इसको करोगे तो आर की पावर 4/4, ठीक है। 4 से 4 गया तो अपने पास फाइनली जो क्यू की वैल्यू आई दैट इज द रो नॉट पाई स्मॉल आर 4। आर यू गेटिंग दिस? ये हमें मिली है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बचा क्या है, कुछ नहीं करना, अब लिख दो इसको क्यू इनसाइड पे। तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने आपको बार बार बताता हूँ एक ही बात, स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस यदि स्फीयर बनाया है तो डायरेक्ट लिख दो इसको E.4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो E.4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर जो आएगी अंदर की लेंथ इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है आप रो नॉट पाई R4 अपॉन, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बच्चों पाई से तो पाई इस बार भी गया, और E इक्वल टू जो आया है देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर बार गया एक बार, ठीक है। तो E इक्वल टू जो आया वो आया है रो नॉट
आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ पर आया है? इनसाइड पॉइंट पर आया है। किस पर आया बच्चों? इनसाइड पॉइंट पर आया है। और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एक तरह से क्वेश्चन में अलग अलग, अभी डिपेंडेंसी कैसे है, रो इक्वल टू रो नॉट आर है तो इस तरह से कर दिया। डिपेंडेंसी होती रो नॉट आर स्क्वायर तो अलग तरीके से हो जाता। क्वेश्चन तो ये होता, ठीक है ना। बाकी सॉल्व उसको तरीका यही रहेगा बच्चों, ठीक है ना, करने का, ठीक है। डी क्यू फाइंड करना, डी क्यू के बाद में क्यू इनसाइड निकालना और क्यू इनसाइड के बाद में आपको गॉस थ्योरम का यूज करना। तो बात बच्चों यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, जो आउटसाइड पॉइंट पर मैंने आपको बताई थी कहानी कि आउटसाइड पॉइंट पर चाहे यूनिफॉर्म का केस हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म का केस हो, हमेशा जो डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इन्वर्सली होती है आर स्क्वायर के। और यदि इनसाइड की कहानी पढ़े तो इनसाइड में क्या होता है, जो डिपेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस पे डिपेंड करती है? नॉन यूनिफॉर्म का केस बता रहा हूँ आपको। नॉन यूनिफॉर्म में ध्यान रखना, इनसाइड में केवल नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लो आपको रो इक्वल टू रो नॉट आर दे रखा है, तो जो ई आएगा ना, ई जैसे रो किसके प्रोपोर्शनल है? आर के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा आर स्क्वायर के। जैसे मान लो रो आपका होता आर स्क्वायर के, ठीक है ना, तो ई किसके आता? आर क्यूब के। ध्यान रखना ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि ग्राफ पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बताओ कौन सा ग्राफ सही है। मेंस में और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ कौन सा ग्राफ चाहिए। तो इनको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि बाहर तो वही रहना चाहे कुछ भी हो 1/r स्क्वायर के, और यहाँ इनसाइड बात करोगे तो इस तरह से। कहने का मतलब ये कि रो इक्वल टू रो नॉट आर की पावर कितनी है? 1 है ना, 1 है ना ये, तो n+1। जैसे मान लो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर n के, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रख लेना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आर की पावर n+1 की। ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। किसके होगा? आर की पावर n+1 के। क्लियर है? और आप सेंटर पे बात करोगे, फोर्थ कंडीशन, तो आर की वैल्यू 0 रख दो तो सेंटर पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। चलो बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं एक बार, ठीक है ना। ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ भी समझना। तो इनसाइड पॉइंट पर बात कर रहे थे आप, तो ई जो था वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और आउटसाइड पॉइंट, ये इनसाइड की कहानी थी कि इनसाइड में तो ऐसा हुआ था, और आउटसाइड की कहानी क्या थी कि ई इनवर्सली था आर स्क्वायर के, ठीक है ना। और ये रहना है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा रहना है, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ये रहना ही रहना है, ठीक है। अब समझना है इस चीज़ को कि ग्राफ अपन बनाए इसका, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स की जगह आर मान लो, आर माना है क्वेश्चन में आपने, ठीक है। तो सबसे पहले इनसाइड सेंटर पे तो 0, यहाँ 0 रहेगा। फिर आर स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा, कर्व होता हुआ, ठीक है ना। अरे भाई बन जा, ये इस तरह से, ठीक है ना, यो घूमते हुए, ठीक है। और यहाँ बात करोगे तो ये ग्राफ लास्ट में किस तरह से चला जाएगा, समझ गए ना, इस तरह से चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो E इज यहाँ पर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या E इज ये 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट जो होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ सरफेस, ये आपको पता है हर बार। R इक्वल टू आर, जो वैल्यू आई थी वो पुट कर लेना है यहाँ पे, जो भी वैल्यू आई थी ना मैंने निकाली थी सरफेस पर, वो वैल्यू होगी यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? तो बच्चों इस तरह से हमें नॉन यूनिफॉर्म का केस समझना। आ रही बात समझ में? तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म का तो एक क्वेश्चन करा दिया आपको मैंने, इस तरह से करने सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म का भी करा देता हूँ एक आध क्वेश्चन, फिर सिलेंडर की डेरिवेशन पे चलेंगे अपन। कोई अपने पास इस तरह से मान लो एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, सेंटर ये है, और सेम ही एक दूसरा हॉलो स्फीयर है, समझना ध्यान से, ठीक है, इस तरह से। और जो इसकी इनर रेडियस है दैट इज द R1, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, दैट इज द इनर रेडियस, दैट इज द R1, और जो आउटर रेडियस है वो है अपनी R2। आर यू गेटिंग दिस? इनर रेडियस है अपनी R1 और जो आउटर रेडियस है दैट इज द R2, ठीक है। और जो ये बीच का पार्ट आपको दिख रहा है इसमें मटेरियल भरा हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है।
और जो चार्ज है अपने पास इस पर Q है और वो Q चार्ज इस तरह से यहाँ पर बटा हुआ है। इस जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चार्ज बटा हुआ है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर बटा हुआ है इसमें। और कितना चार्ज है, दैट इज द Q, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, Q है। मैं लिख देता हूँ ये चीज़। इनर जो रेडियस है, क्वेश्चन में लिख लेना, ये दिया हुआ है, इनर रेडियस है अपना R1, आउटर रेडियस है अपना R2, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ये ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। कितना है, वो है Q, और कहाँ बटा हुआ है वो आप समझ गए होंगे। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझना कि यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है इसके बीच में। आर यू गेटिंग दिस? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोई पॉइंट है x, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर, और x कहाँ मिलेगा आपको, ये भी हमें पता है कि x मिलेगा आपको R1 स्मॉल x, ठीक है ना, R1 छोटा x से, और ये R2 इसके बीच में मिलेगा x। आ रही बात समझ में? इसके बीच में x सही लिखा है ना, कहने का मतलब बीच पॉइंट आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो R2 और R1 के बीच में है x अपना, ठीक है। R1 से क्या है, छोटा है x की वैल्यू R1 से क्या है, छोटी है। बच्चों गलत लिख दिया, ठीक है, R2 x, ठीक है, R2 छोटा है किससे, x से, हो सकता है कि नहीं हो सकता, R1 ग्रेटर देन टू x, बीच का पॉइंट दे रखा है R2, इस तरह सही है क्या, R1 बड़ा है x से, सही है, R1 छोटा, उल्टा लिख दिया, पहले सही लिखा था, R1 x R2 इस तरह से सही है, पहले सही लिखा था, ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अरे बात समझ में, x बड़ा है R1 से और R2 से क्या है, x छोटा है, सबसे पहले सही लिखा था मैंने, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। कहने का मतलब कहीं पर यहाँ पॉइंट है x, इस पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है सबको? ठीक है बच्चों, क्या होता है कभी कभी इस तरह से इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वो तो छोटा बड़ा इधर उधर घूम गए ना। फर्स्ट सही लिखा था ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये भी तुम्हें मैं बता देता हूँ कि एक बार आदमी जब कंफ्यूज हो गया ना, एक बार आदमी के दिमाग में वहम बैठ गया कि यार ऐसा हो सकता है, फिर वो क्या है दोबारा से फिर उसको अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो दिमाग में फिर कन्फ्यूजन आ जाता है। एक बार कॉन्फिडेंस से लिख दिया ना ये, तो सही होता है हमेशा। ठीक है, चलो देखो, है ना, तो ये R1 हो गया, तो ये पॉइंट है अपने पास X। तो यहां पर हमें फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है ना। रो वो कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, केवल चार्ज दे रखा है Q। ये ध्यान रखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है इसको घुमाया है बस, और कुछ नहीं। करना क्या है, कुछ नहीं करना, हमें गॉसियन सरफेस बनाना है, जानते हैं हम, ठीक है, तो बना दो बच्चों, जानते हो तो फिर गॉसियन सरफेस इस तरह से बनना है। बन गया, बन गया गॉसियन सरफेस, दिख रहा होगा, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस बन गया अपना। तो फॉर्मूला वही लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, व्हाट इज द ई और व्हाट इज द डी ए, ये तो आप जानते हो, हर बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अब तो, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चों, परेशान हो चुका हूँ इसको बता के। तो ई डॉट 4π(x²), ठीक है बच्चों, ई डॉट 4π(x²), समझ में आ रही है ना। ई बाहर ले लो, डी ए को इंटीग्रेट कर दो, थीटा 0 हो जाएगा, हर बार करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। मैंने आपको पहली बार में बता दिया था कि स्फीयर यदि गॉसियन सरफेस लो तो डायरेक्ट लिख दो, ठीक। व्हाट इज द सिग्मा क्यू इन, तो सिग्मा क्यू इन कैसे लिखोगे, बात यहाँ आएगी। सोचो सिग्मा क्यू इन कैसे लिख सकते हो, तो सिग्मा क्यू इन को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो तरीका ये हो सकता है, सिग्मा क्यू इन है क्या पहला ओरिजिनल टीम सर, तो कि ये गॉसियन जो सरफेस दिख रहा है ना, इसके अंदर जो चार्ज है वो है सिग्मा क्यू इन, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो, ठीक है, तो रो की वैल्यू आपसे पूछूं मैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी, तो सर चार्ज डेंसिटी ये है कि टोटल चार्ज है Q और कितने वॉल्यूम में है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बीच का वॉल्यूम बचेगा, तो इतने वॉल्यूम में सर 4/3 और पाई, और ये आएगा R2Q माइनस R1Q, इतने वॉल्यूम में। ये तो सब जानते हो। रो इक्वल टू क्या होता है, dQ/dV होता है कि नहीं होता, Q/V होता है कि नहीं होता। Q कितना है टोटल चार्ज, V कितना है
आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया, समझ में आ गया सबके। अब हमें निकालना क्या है, इससे क्या मतलब निकलेगा, इससे ये मतलब निकलेगा हमें, देखो इस गॉसियन सरफेस जो ये बीच का दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, इस एरिया में कितना चार्ज आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम होगा, तो गॉसियन सरफेस वाली रेडियस जो वॉल्यूम बनाएगी और माइनस ये अंदर वाली सरफेस की रेडियस, ठीक है ना, ये दोनों यूज लेनी है। तो कैसे लोगे आप इस वॉल्यूम के लिए, वही कहानी हो गई, 5 का इतना तो 1 का कितना और 10 का कितना। तो देखो 5 का मतलब इस 5 का इतना चार्ज है, कहने का मतलब इतना वॉल्यूम का इतना चार्ज है, तो 1 का कितना, दैट इज द वैल्यू ऑफ रो, और बच्चे कुच्चे का निकालना तो उसका कितना, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा, तो आप निकाल लो कि जो चार्ज आएगा आपका Q इनसाइड, दैट इज द Q अपॉन 4/3 पाई R2Q माइनस R1Q, ये तो आपका हो गया ये, इनटू ये यूनिट हो गया अपना, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है ये हो गया, इनटू किसने वॉल्यूम में निकालना है, तो देखो 4/3 पाई इस गॉसियन सरफेस का जो बाहर वाला वॉल्यूम कितना होगा, x डिस्टेंस पे है ना बच्चों, ये x डिस्टेंस है नहीं, तो 4/3 पाई और XQ माइनस R1Q, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, ठीक है। तो व्हाट इज द Q इनसाइड, तो Q इनसाइड हो गया Q अपॉन ब्रैकेट में XQ माइनस R1Q अपॉन R2Q माइनस R1Q, दैट इज द Q इनसाइड, किसके अंदर, जो आपने गॉसियन सरफेस माना उसके अंदर, ठीक है। तो लिख दो इसको Q इनसाइड को उठा के, तो इसको लिखोगे Q ब्रैकेट में R2 का Q माइनस R1 का Q अपॉन में, सॉरी XQ है बच्चों ये, ठीक है ना, XQ माइनस R1 का Q और R2 का Q माइनस R1 का Q। मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है बच्चों, और आपको भी मैं बता देता हूँ कि जितना मतलब क्वेश्चन देखने में कठिन लगता है ना, उतना कठिन होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता ये चीज़, तुम देख लेना इसको कभी भी। तो देखो कैसे लग रहा है, R1 X1 R2 X2 सब आ गए और क्या बन गया ये, बताओ कठिन दिखा कहीं, नहीं देखा ना, तो कठिन होता नहीं है चीज़, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, नीचे ले जाओ इसको, तो E इक्वल टू, और एप्सिलॉन नॉट और है बच्चों, भूल मत जाना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख लूँ क्या, और एक्स स्क्वायर साहब ये भी चलेंगे नीचे, तो एक्स स्क्वायर को भी नीचे ले चलें, तो ये XQ माइनस R1Q और XQ कॉमन, और कॉमन मतलब ये सॉरी एक्स स्क्वायर नीचे, ठीक है, और ये क्या बच गया R2Q माइनस R1Q, दैट इज़ द K, और Q साथ में है, तो E इक्वल टू KQ ब्रैकेट में XQ माइनस R1Q अपॉन एक्स स्क्वायर R2Q माइनस R1Q, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना सिंपल है बताओ, नहीं है कि सिंपल, क्लियर है, आ गई बात समझ में, कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, और फिर चलते हैं हम सिलेंडर के डेरिवेशन पे। कर लिया बच्चा नोट, चलो ठीक है, सिलेंडर पे चलते हैं। अब इस पर क्वेश्चन समझ में आ गए। अब बच्चों SC वर्मा के क्वेश्चन उठाना आज से, ठीक है, और उनको करना, करीब करीब बहुत कुछ करा चुका हूँ मैं अब, ठीक है। अब सीट के और प्लेट के डेरिवेशन और बचेंगे आज के लेक्चर के बाद में, सीट प्लेट के क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सिलेंडर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर। और वही 4 केस डिस्कस करने। फर्स्ट केस रहेगा कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, सेकंड होगा r इज इक्वल टू कैपिटल R, थर्ड होगा r इज लेस देन टू कैपिटल R, और फोर्थ होगा r इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड एंड दैट इज़ अ फोर्थ। ये आउटसाइड पॉइंट है, ये अपना सरफेस पर पॉइंट है, ये आपका इनसाइड पॉइंट है, ये आपका सेंटर पे पॉइंट है, ठीक है। चलो
तो एक अपने पास सिलेंडर है इस तरह से, दिख रहा होगा सबको, बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब देखिए इसकी रेडियस जो है वो है अपनी कैपिटल आर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज द एल, दैट इज द एल, और ये इसका एक्सिस है, बना रहा हूं मैं इसको भी, आ रही बात समझ में, ये अपना एक्सिस बना दिया। तो इसके एक्सिस के सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ठीक है ना। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट है पी, तो यहाँ में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, फर्स्ट पॉइंट ये। फिर सरफेस पे देखेंगे, सरफेस पे तो आराम से निकल जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, फिर इनसाइड की भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब करना क्या है कि गॉसियन सरफेस बनाना है, सब जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर का सिलेंडर ही बनता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस सिलेंडर का सिलेंडर ही बनता है, ठीक है। ये बना दिया मैंने सिलेंडर, सही है क्या, हाँ, सिलेंडर के बीच में सिलेंडर, ठीक है। तो अब करना क्या है, फॉर्मूला वही लगेगा बच्चों, ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। व्हाट इज द ई, व्हाट इज द डी ए, अब मत लिख देना ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, सर आपने तो बता रखा है कि इसको डायरेक्ट लिख दो, अब नहीं करना, ठीक है ना, इतना आज्ञाकारी भी नहीं बनना है हमें, ठीक है। तो ये सिलेंडर है बच्चों, सॉलिड स्फीयर लेते ना, स्फीयर जब गॉसियन सरफेस लेते हैं तभी लिखते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। अब मत लिख देना डायरेक्ट, ठीक है ना। अब एक एक तरीके से करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, ठीक है, कि बात करें हम तो 3 सरफेस है, एक तो इसकी ऊपर वाली जो सर्कुलर सरफेस दिख रही है दोनों, और एक इसकी कर्व सरफेस दिख रही है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो सरफेस जो आपकी सर्कुलर है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, कहने का मतलब जो फ्लक्स है, व्हाट इज द ई डॉट डी ए, व्हाट इज द ई डॉट डी ए, दैट इज द फ्लक्स। तो इसके कारण यहाँ फ्लक्स और यहाँ फ्लक्स तो जीरो होगा ना, ये तो आपको मैं समझा चुका हूँ, कैसे होगा जीरो वो भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और डी ए इधर होगा, तो बीच का एंगल 90, यहाँ बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और डी ए ऊपर होगा, आ रही बात समझ में। तो केवल जो ये एरिया बचेगा ना, ये वाला कर्व सरफेस वाला, यहाँ से फ्लक्स क्रॉस होगा। तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा एलिमेंट कट कर लूँ, तो डायरेक्शन जो आपकी ई की होगी दैट इज द ये, और डी ए की डायरेक्शन होगी वो भी ये, ठीक है। ई और डी ए की डायरेक्शन दोनों एक तरफ होंगी, ठीक है। अब बात करो कि थीटा कितना सर, 0, और ई क्या हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, इस वायर के कारण, वायर मतलब वायर मत मानना, ठीक है ना, इस एक्सिस के कारण, यहाँ से इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट से, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सब जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ई को बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर यू गेटिंग दिस। तो व्हाट इज द डी ए, तो डी ए आपने जो एलिमेंट लिया है वो कहाँ कहाँ एलिमेंट लोगे आप, सर्कुलर एरिया पे लोगे क्या एलिमेंट, नहीं लोगे, क्योंकि वहाँ तो हमें पता है कि फ्लक्स 0 है। तो आपने जो एलिमेंट लिया वो कर्व सरफेस एरिया पे लिया हो, तो कितना कर्व सरफेस एरिया होता है टोटल, 2 पाई आर एच होता था कि नहीं होता था, सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। तो आप लिख दो उस चीज़ को, क्योंकि डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए तो पूरे कर्व सरफेस एरिया का टोटल कर दो, ठीक है। तो ई डॉट 2 पाई आर एच, मतलब आर एच मतलब इसकी आर रेडियस है, गॉसियन सरफेस की रेडियस आर, एच कितना एल, एल इसकी लेंथ, गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है। आर क्या है, इसकी रेडियस है जो गॉसियन सरफेस, डी ए आए तो लोगे आप गॉसियन सरफेस पे। चलो सिग्मा क्यू इनसाइड लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब मैंने चार्ज के बारे में तो आपको बताया नहीं कि चार्ज कहाँ है, नहीं बताया ना। तो बच्चों चार्ज जो है आप क्यू मान लो, रो की टर्म में मान लो, चलो क्यू छोड़ो, रो की टर्म में बताता हूँ, क्यू की टर्म में भी निकाल देंगे, ठीक है। तो रो इसकी चार्ज डेंसिटी है, सॉलिड सिलेंडर है तो आपको पता होगा बच्चों कहाँ होगा इसका चार्ज, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अंदर चार्ज बटा हुआ है पूरा, ठीक है, इस तरह से अंदर चार्ज है पूरा, आ रही बात समझ में, इस तरह से चार्ज है, ठीक है।
तो आपको क्यू इनसाइड देखना है, तो क्यू इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा सिलेंडर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा सिलेंडर कवर हो रहा है, तो पूरे सिलेंडर पर जो टोटल चार्ज है दैट इज द क्यू इनसाइड। तो सिलेंडर पर कितना चार्ज है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू रो, चार्ज डेंसिटी गिवन है हमारे पास, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू रो दैट इज द टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्यू इनसाइड लिखो, तो कैसे लिखोगे क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से लिखना है क्यू इन इक्वल टू, ये बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, रो इनटू, और कितना एरिया है इसका, सॉरी कितना वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो वॉल्यूम कितना है इसका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, एच कितना एल, दैट इज द क्यू इनसाइड। इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो रो डॉट पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस, तो एल से एल गया, ठीक है, और कुछ जा रहा है क्या, पाई से पाई गया, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सिलेंडर। कहाँ पे, आउटसाइड पॉइंट पर। ठीक है ना, तो आउटसाइड पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिलेंडर के कारण, दैट इज द ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ से आप देखोगे कि ई जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है आपकी बार, आपके इन्वर्सली है आर के, तो जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ई की वैल्यू घटती जाएगी। आ रही बात समझ में। तो बच्चों अब चले हम किसके पास, सरफेस का केस, सरफेस का केस भी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो सरफेस पे बात करोगे, एट सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, ई एस इक्वल टू दैट इज द ई पी, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू लिख दो कैपिटल आर, ये से ये गया, ई एस इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग दिस। अब देखें इनसाइड पॉइंट पर, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना एक बार, ठीक है ना, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। इनसाइड की कहानी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है बच्चों, ठीक है ना, वो भी सिंपल ही है, इस तरह से होगा, क्योंकि चलो मैं समझाऊंगा लास्ट में क्यों है सिंपल सारी कहानी। क्वेश्चन स्पेयर के अच्छे बन सकते हैं वेरिएबल में, ठीक है ना। ये भी एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन था जो डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया, सिलेंडर तक क्वेश्चन था ये एस सी वर्मा का, 16 या 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है दैट इज द एल, और इस पॉइंट से बात करोगे तो इसकी जो रेडियस है वो है अपनी आर, ठीक है, और ये आपका इसकी एक्सिस है, इसके एक्सिस से और यहाँ पॉइंट माने तो यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे। तो करना क्या है, सबसे पहला हमें पता है कि गॉसियन सरफेस बनाना है, तो गॉसियन सरफेस बना दो, गॉसियन सरफेस बना दो, ठीक है ना। और जो गॉसियन सरफेस बनाया वो सिलेंडर ही बनेगा, और जो रेडियस है उसकी स्मॉल आर है। बच्चों ये थोड़ा ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, पूरा बनेगा पूरा, मैंने यहीं तक बना दिया, यहाँ तक बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से बनेगा पूरा ऊपर तक। इस तरह से बनेगा, आर यू गेटिंग दिस, इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द ई डी ए, तो अब लिखना है आपको वही, हर एलिमेंट कट करोगे, ऊपर ऊपर तो सब जगह जीरो हो जाएगा फ्लक्स, केवल सरफेस पर आएगा, कर्व सरफेस पर, ठीक है। तो ई डी ए लिखोगे तो थीटा एंगल जीरो होना है, ई कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू गेटिंग दिस। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो क्या होता है इंटीग्रेशन डी ए का, तो आप जो आपने सिलेंडर गॉसियन सरफेस माना है उसका
कर्व सरफेस एरिया तो कितना होगा, ई डॉट 2 पाई स्मॉल r इंटू लेंथ l इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्यू इनसाइड देखना है तो क्यू इनसाइड निकाल लो। क्यू इनसाइड कैसे निकालोगे, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, तो इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, ठीक है, कितना होगा, दैट इज द पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कौन सा लोगे अब की बार, ये वाला लोगे गॉसियन सरफेस, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर का वॉल्यूम ही चाहिए हमें, क्यू इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। ओ सॉरी, क्यू इनसाइड इसके अंदर का चार्ज होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एल लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एल से तो एल गया बच्चों, एक आर से आर गया और पाई से पाई गया, तो क्या बचा फाइनली, कुछ बचा ही नहीं। रो और आएगा ना साथ में, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल करेंगे ना, वही कहानी होगी दोबारा से, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल करोगे तभी तो निकलेगा इसका पूरा चार्ज क्यू इनसाइड। आ रही बात समझ में, ई इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना। इनसाइड द सिलेंडर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप देख सकते हो कि जो ई है इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर यू गेटिंग दिस, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। तो इस तरह से ये डेरिवेशन सिलेंडर का भी मैंने करा दिया। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वेरिएबल सिलेंडर का, वेरिएबल सिलेंडर मतलब वेरिएबल जिसकी डेंसिटी हो, ठीक है ना, वेरिएबल जिसकी डेंसिटी हो, उसका क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप स्पीयर से वेरिएबल का केस अच्छा बनता है तो उसको जरूर करना, और केवीटी वाले क्वेश्चन भी वहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। तो वो भी करना, केवीटी के और वेरिएबल रो के, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों, दो ही क्वेश्चन, केवीटी हुई या फिर वेरिएबल, यही एडवांस में पूछेंगे, स्पीयर में पूछेंगे तो आपसे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पता है पूरा डिस्कस कराया, किस तरह से वेरिएबल रो होता है तो हम पढ़ते हैं, किस तरह से सिलेंडर होता है तो हम देखते हैं, सिलेंडर के इनसाइड आउटसाइड केस में। तो बच्चों पढ़ाई कंटिन्यू रखो अपनी, लेक्चर आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, पढ़ाई में डिस्टरबेंस मत लाइए, क्योंकि मुझे बहुत जगह से पता चला है, बहुत बच्चे टच में भी हैं मेरे, सारे बच्चे बताते हैं कि सर डिस्टरबेंस हो रहा है, स्कूल नहीं चल रहे, क्लासेज नहीं चल रही, कोचिंग नहीं चल रही, ऑनलाइन में सर वो फीलिंग नहीं आ रही पढ़ने की। ये देश की परिस्थिति है बच्चों, इस टाइम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं बात समझ रहा हूँ आपकी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप अपनी मजबूरी मत समझो, ऑनलाइन को आगे चल के आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। तो आप कंटिन्यू चालू रखें अपनी पढ़ाई, ऑनलाइन से रखिए, ठीक है ना। आपको हर तरीके की सुविधा मिल रही है, बताओ सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, कंटिन्यू टॉपिक जो क्लास का लेक्चर होता है ना उस हिसाब से चल रहे हैं। कोई भी डाउट आए तो मैंने आपको हर बार बता रखा है कि आप कमेंट में डाल दें और मैं तुरंत उसका आंसर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको और भी ऑप्शन डाल रखे हैं कि आप फेसबुक पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलता है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर बच्चों पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके एम तक पहुँचाने में, ठीक है बच्चों। एक चीज़ आपको बताऊँ कि बहुत बच्चे डिस्टर्बेंस और पैदा हो रहा है उनके दिमाग में, किस तरह से कि मतलब कोई पबजी में लगा हुआ है, कोई लूडो खेलने में लगा हुआ है, कोई सुबह 12-1 बजे तक उठता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती, मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, समझना ध्यान से, कि जो चींटी होती है ना, चींटी, कभी आपने चींटी को देखा है? तो चींटी जब चलती है ना तो एक संग झुंड में चलती है और लाइन टू लाइन चलती है, इतना डिसिप्लिन होता है चींटी के अंदर कि वो बिल्कुल लाइन टू लाइन जाएगी, जो आगे वाली जाएगी उसके जस्ट पीछे वाली उसी लाइन पे जाएगी, उसके जस्ट पीछे वाली और उसी लाइन पे जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी, ये तो देखते हो ना आप। कभी एक काम करना, जब वो चींटियों की लाइन जाए ना तो उनके आगे आप एक हाथ रख देना, तो क्या करेगी चींटी पता है, अपना रास्ता बदल लेगी, ठीक है। तो इधर से होकर निकल जाएगी, और आगे हाथ रख देना, आगे चल के थोड़ा, फिर दोबारा से वो रास्ता चेंज कर लेगी, फिर और आगे हाथ रख देना, फिर से वो रास्ता चेंज कर लेगी। अब देखना, ये नोटिस कर लेना, चींटियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। एक ही कंडीशन, आप उनको मार दो ना तो ही वो रुकेंगी, वरना वो रुकेंगी नहीं। आप मार कर रख दो तो मार करके ऊपर से होके निकल जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है ना, और होती है ओरिजिनलिटी में, आपने देखी है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना
कि यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ एम करके बैठे हुए हो और आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। चींटियों से आप सोच के देखो कि जब चींटियां अपना रास्ता बदल लेती है, कठिनाई आती है, तो पर जाना उनको अपने एम पर है और वो पहुंचती हैं और कितने डिसिप्लिन से जाती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप अपन खुद के ऊपर अप्लाई करके देखें, बताओ क्या डिस्टर्बेंस। मस्त आराम से लॉकडाउन चल रहा है, कोई लोड नहीं है, आपको घर पे बैठ के फ़ोन में, लैपटॉप में, आपके पीसी में आप अपना लेक्चर देख सकते हो, कमेंट में आप डाउट क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर क्लियर कर सकते हो, कॉल करके क्लियर कर सकते हो जो भी आपके टीचर हैं। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही हो बताओ। मस्त आराम से पढ़ाई हो रही, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आराम से खूब नींद लो अच्छी, आराम से खाना खाओ मस्त, 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम खाना है, पढ़ाई करो और बचा क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों ये डिस्टर्बेंस मत लाओ अपने अंदर और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है। और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैंने काफ़ी लेक्चर डाल दिए हैं और ये लेक्चर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 अबव पहुँचेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो लेक्चर है वो मैं आपका 20 के अबव कंप्लीट कर दूंगा। अब सीट और प्लेट बचे हुए हैं अपने लेक्चर में, ठीक है ना, वो क्लियर कर दूंगा। फिर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बचेगा, उसको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा जब पोटेंशियल पढ़ा दूंगा। उसके बाद बीच में मैं पोटेंशियल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पोटेंशियल पढ़ा के फिर कंडक्टर डिस्कस करेंगे और कंडक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं एक साथ लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 बार पढ़ाऊंगा तो फिर वही दिक्कत आएगी कि यहाँ भी पढ़ना फिर आगे भी पढ़ना, पोटेंशियल में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पोटेंशियल पढ़ा दूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस कर दूंगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, डिस्टर्बेंस मत लाइए अपने अंदर, पॉजिटिव बनाइए अपने आप को, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।